नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल IAS स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल है जो आपको यूपीएससी IAS की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके पिछले 23 अध्याय हम आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज इसका 24वां अध्याय आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संसदीय मंच। और ये जो सारा हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है एम लक्ष्मीकांत जी की, यूपीएससी IAS से रिलेटेड। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों के टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को आज का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम किस पर गठित हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ इस प्रश्न के विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है जल संरक्षण एवं प्रबंधन, दूसरा विकल्प है युवाओं पर संसदीय फोरम, तीसरा विकल्प है बच्चों पर संसदीय फोरम, चौथा विकल्प है निम्न में से कोई नहीं। देखिए, वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम किस पर गठित हुआ था, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। 2005 में पहला संसदीय फोरम आपका जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित किया गया था। ओके दोस्तों, ये कब गठित किया गया था? 2005 में। ये संसदीय फोरम है। ओके दोस्तों, अब देखिए युवाओं पर संसदीय फोरम और आपका बच्चों पर संसदीय फोरम, ये आपके 2006 में गठित किए गए थे। कब गठित किए गए थे दोस्तों? 2006 में गठित किए गए थे, युवाओं पर संसदीय फोरम और आपके बच्चों पर संसदीय फोरम। ओके दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस फोरम को 2011 में गठित किया गया था? ऐसा कौन सा फोरम है जिसे 2011 में गठित किया गया था? जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आपका 2005 में गठित किया गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। ओके दोस्तों, और अगला देखते हैं, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, या फिर शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम, या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2011 में आपका आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम को गठित किया गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पहले वाले का मैंने आप लोगों को बता दिया, ये 2005 में गठित किया गया था। ओके दोस्तों, और देखिए भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम, ये आपके 2008 में गठित किए गए थे। कब गठित किए गए थे? 2008 में। एक मिनट, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ये जल संरक्षण और प्रबंधन, ये 2005 में था प्रश्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये जो दे रखा है जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य की पर संसदीय फोरम है। ओके दोस्तों, तो जनसंख्या वाला भी आपका 2005 की वजह 2008 में हुआ था। ओके दोस्तों, कंफ्यूजन को दूर कर लेना। आपदा प्रबंधन वाला आपका 2011 में हुआ था, मैं लिख देता हूँ। और देखिए, शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम, इन दोनों के विषय में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये दोनों आपके गठित 2013 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? गठित 2013 में ये दोनों आपके गठित हुए थे। आप लोग लिख सकते हैं, जरा सा भी कन्फ्यूजन होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, संसदीय मंच की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संसदीय मंच की स्थापना क्यों गई, उसके संदर्भ विचार करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आप लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन है ऐसा मंच प्रदान करना जो संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित और सार्थक चर्चा कर सके, जो परिणाम प्रदान कर सके और कार्यान्वयन प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। तो दोस्तों, जितने भी फॉरम है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। कुछ जो है आपके जल संरक्षण से संबंधित है, कुछ आपदा संरक्षण से संबंधित है, कुछ जनसंख्या से संबंधित है। तो अपने आप में जितने भी फॉरम है टोटली वो बड़ी महत्वपूर्ण है अपने अपने क्षेत्र में। और दोस्तों, उसका बनाने का संसदीय मंच की स्थापना का प्रमुख कार्य क्या था कि ऐसा मंच प्रदान करें जो उस क्षेत्र के संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित और सार्थक चर्चा कर सकें और परिणाम निकाले जा सकें और उस चीज़ में सुधार के लिए गति प्रदान की जा सके। तो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया गया बिल्कुल सही है। देखिए, चिंतन विषयों के साथ जमीनी वास्तविकताओं के प्रति भी संवेदित करना, यानी कि चिंतन के साथ साथ जो जमीनी वास्तविकता होती है उस पर भी कार्य करने के लिए संवेदित करना, उन्हें अद्यतन सूचनाओं को, तकनीकी ज्ञान तथा देश एवं विदेश के विशेषज्ञ द्वारा प्रासंगिक विषयों के बारे में जानकारी दिलाना, यानी कि देश और विदेश में जो उन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके बारे में उस विषय पर जानकारी दिलाना और कार्य करना, ये संसदीय मंच का उद्देश्य था दोस्तों। अब देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय
या विश्वस्त गैर सरकारी संगठन जो भी होते हैं, एनजीओ वगैरह, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, और संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेट आदि के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर डाटाबेस तैयार करना, ये भी आपके संसदीय मंच का कार्य था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट में एक चीज़ और बता देता हूँ। इनका उद्देश्य जानकारी दिलाना तो था ही, जिससे कि वे सदन में तथा विभागीय स्थायी समितियों में इन मुद्दों पर प्रभावशाली ढंग से इन मुद्दों को उठा सकें। इनका प्रमुख उद्देश्य ये भी था। और देखिए, जो डाटा एकत्रित कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, तो डाटा एकत्रित करना और इन सदस्यों के बीच वितरित करना जो इस पर कार्य करते हैं, जिससे कि वे फोरम की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग लें तथा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर सकें। तो देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर हमारे सारे कथन सत्य हैं। ओके दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब यहाँ पर फॉर्मों की बात चली रही है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टोटली जो फॉरम हमारे देश में है 8 फॉरम है। कितने? 8 फॉरम है। ओके दोस्तों, वर्तमान में 8 संसदीय फॉरम कार्यरत हैं। कितने फॉरम कार्यरत हैं? 8 संसदीय फॉरम कार्यरत हैं। ओके दोस्तों, और देखिए फोरम की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वे उससे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों, नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकें, कोई रिजल्ट निकाल सकें, उसकी गति प्रदान कर सकें। ओके दोस्तों, इसलिए जो आपके जितने भी फोरम हैं संसदीय मंच, इनकी स्थापना की जाती थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फोरम के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं? बच्चों पर संसदीय फोरम, शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम, या फिर जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम, या जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, या युवा पर संसदीय फोरम। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, चौथे प्रश्न का आपका सही आंसर है जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते। बाकी के जो आपके 7 फोरम हैं, जिसमें आपका चाहे बच्चों वाला हो, शिल्पकार दस्तकार वाला हो, जल संरक्षण वाला हो, युवाओं वाला हो, या आपातकाल वाला हो, सारे के आपके पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जी होते। परंतु दोस्तों जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम के जो अध्यक्ष होते हैं उसके विषय में आप लोग को बता देता हूं, उसके अध्यक्ष आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। लिख लेना आप लोग, इसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। और पदेन सह अध्यक्ष आपके लोकसभा अध्यक्ष माने जाते हैं। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए कि जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम के अध्यक्ष आपके राज्य सभा के सभापति होते हैं, तथा पदेन सह अध्यक्ष यानी सपोर्टिव अध्यक्ष आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और बाकी के जो 7 फोरम हैं, आपके नाम एक बार मैं गिना देता हूं, बच्चों पर संसदीय फोरम, और शिल्पकार एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम, और देखिए आपके युवाओं पर संसदीय फोरम, और आपके जल व संरक्षण पर संसदीय फोरम, और आप लोग के आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। इन 7 का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष कौन होता है इनका? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 5, विभिन्न फोरमों में सदस्यों की संख्याओं को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए प्रत्येक फोरम में 21 से अधिक सदस्य होते हैं, तो दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक फोरम में 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जिसमें लोकसभा में सदस्य संख्या 10 और राज्यसभा में सदस्य संख्या 21 होती है, ये पॉइंट भी गलत दे रखा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिसमें लोकसभा के सदस्य संख्या 21 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य संख्या 10 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा तो नहीं, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा, तो ये देखिए दूसरा और चौथा हमारा यहाँ पर सही है। यानी प्रत्येक फोरम में जो 31 से अधिक सदस्य नहीं होते, यानी कुल 31 सदस्य होते हैं, और जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 21 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 10 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, संबंधित मंत्री, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि इन सबसे संबंधित जो स्थायी समितियां होती हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, विभिन्न फोरमों के पदेन अध्यक्ष, या विभिन्न फोरमों के पदेन उपाध्यक्ष। तो देखिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, स्थायी समितियों के अध्यक्ष विभिन्न फोरमों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? विभिन्न फोरमों के पदेन अध्यक्ष इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति हुए, लोकसभा उपाध्यक्ष हुए, या संबंधित मंत्री हुए, तथा विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं, इन सारी चीज़ों से जो ऊपर दे रखी हैं,
राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष आपके विभिन्न फॉर्मों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके दोस्तों, और विभिन्न फॉर्मों के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, यही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 7 फॉर्मों के पदेन अध्यक्ष तो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। बाकी एक फॉर्म है जिसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके आपके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक हमारे देश में कुल 8 फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। विभिन्न फॉर्मों का सचिव कौन होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। विभिन्न फॉर्मों का सचिव कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, सचिव के विषय में पूछ रहा है दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के महासचिव या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लोकसभा के महासचिव होते हैं जो सभी फॉर्मों के सचिव होते हैं। कौन होते हैं? सभी फॉर्मों के सचिव होते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए दोस्तों, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम कब गठित हुआ था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यही गठित हुआ था। देखिए दोस्तों, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम कब गठित हुआ था? 10 अगस्त 2005 को, 12 अगस्त 2005 को, 12 मई 2005 को, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 12 अगस्त 2005 को जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम गठित हुआ था। इसके साथ ही आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। देखिए 12 मई 2005 को, कब की बात है? 12 मई 2005 की बात है। 12 मई 2005 को तत्कालीन यानी कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष आपके थे सोमनाथ चटर्जी। तो सोमनाथ चटर्जी जी ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने जल संसाधन एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम के गठन का निर्णय लिया है। कब सूचित किया गया था? अगर सूचित करने की दिनांक पूछी जाए तो आप लोग लिख सकते हैं 12 मई 2005 को। किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी ने। ओके दोस्तों, जिसमें उन्होंने पता है क्या कहा था? जल संसाधन प्रबंधन पर संसदीय फोरम के गठन का निर्णय लिया था, जिसमें कि इस चिंतनीय मुद्दे पर संसद और सुविख्यातित तरीके से चर्चा कर सकें, यानी कोई भी चिंतनीय मुद्दा हो उस पर संसद में चर्चा की जा सके तथा सदन के पटल पर ऐसा कोई मुद्दा हो तो उसे अधिक प्रभावी ढंग से रख सके, इसलिए इसका गठन किया गया था। इस प्रकार के फोरम दोस्तों 12 अगस्त 2005 को गठित हुए थे। कब हुए थे? 12 अगस्त 2005 को, जिसके रूप में सबसे पहले निकल के आया था जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए नीचे वर्णित कार्यों में से कौन सा कार्य जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताएं आप लोग। जल से संबंधित समस्याओं की पहचान, सुझाव, अनुशंसा एवं संसद सदस्यों के अपने चुनाव क्षेत्रों में जल संसाधन के संरक्षण में उनकी संलग्नता के तरीकों को चिन्हित करना। दोस्तों जल से संबंधित जो भी काम है वो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जितने भी तरह के सुझाव, अनुशंसाएं जल से संबंधित है तो इसके अंतर्गत आते ही आते हैं। अब देखिए, जल संरक्षण के कुशल प्रबंधन की कैसे संरक्षण किया जाए एवं उसकी जागरूकता पैदा करना कि लोग बरसात के जल का अवशिष्ट ना करें, एवं संगोष्ठियां आयोजित करना कि कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है, और कार्यशालाओं का आयोजन करना। तो दोस्तों ये भी जल से संबंधित है तो ये इसके अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए, आपदा से संबंधित समस्याओं की पहचान, सुझाव, अनुशंसा देना एवं संसद सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए संलग्न किया जाए। तो दोस्तों ये आपदा से संबंधित है तो ये आपदा फोरम के अंतर्गत आएगा, ना कि जल संरक्षण के अंतर्गत। और देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य जैसे मामलों पर चर्चा करना। दोस्तों जनसंख्या और जन स्वास्थ्य से संबंधित है तो उसके अंतर्गत आएगा। ये आएगा जनसंख्या और जन स्वास्थ्य फोरम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा और चौथा दे रखा है वो गलत है, तो असत्य ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा और चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए, युवाओं के लिए संसदीय फोरम कौन सा? दोस्तों युवाओं के लिए संसदीय फोरम के 4 उप फोरमों का गठन किसने किया था? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि युवाओं पर संसदीय फोरम आपकी 2006 में बना था, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप इतनी सी देर भूल गए तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए। युवाओं के लिए संसदीय फोरम 2006 में बना था। तो युवाओं के लिए संसदीय फोरम के 4 उप फोरमों का गठन किसने किया था? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, भारत के हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने, या भारत के प्रधानमंत्री जी ने। तो दोस्तों 10वें प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके जो 4 उप फोरमों का गठन किया था लोकसभा अध्यक्ष जी ने किया था। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11वां। देखिए, निम्नलिखित में से किस फोरम का गठन लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं के लिए संसदीय फोरम के उप फोरम के गठन के समय नहीं किया था? ओके दोस्तों बताएं। खेल एवं युवा विकास पर उप फोरम, इसका गठन किया गया था दोस्तों।
स्वास्थ्य पर उप फोरम इसका भी गठन किया गया था, शिक्षा पर उप फोरम इसका भी गठन किया गया था। परंतु दोस्तों आपदा पर उप फोरम का गठन आपके युवाओं के लिए संसदीय फोरम के उप फोरमों के अंतर्गत नहीं किया गया था। यहाँ दोस्तों जो चौथा फोरम था उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका नाम था रोजगार पर उप फोरम। क्या नाम था? रोजगार पर उप फोरम। आप लोग लिख लेना, उसका नाम था रोजगार पर उप फोरम। ओके दोस्तों, रोजगार पर उप फोरम आप लोग लिख सकते हैं। ये चारों उप फोरमों को लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा युवाओं के लिए संसदीय फोरम के उप फोरम के रूप में प्रारंभ किया गया था। ओके दोस्तों, और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रत्येक उप फोरम का अपना संयोजक और होता है। ये चारों उप फोरम है, इन चारों उप फोरमों का अपना संयोजक और था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, अकादमिकों एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद करने का कार्य किस फोरम का है? बच्चों के लिए संसदीय फोरम का, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम का, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम का, या जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का? तो दोस्तों WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, अकादमिकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद करने का कार्य आपका जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम का है। किसका दोस्तों? जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि सबकी हेल्थ के लिए। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोरोना के टाइम पर इनसे संवाद करने का कार्य भी इसी ने किया था, जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम ने। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13, फोरम के नियमित रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों बैठकों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है फोरमों से संबंधित। फोरम के नियमित रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों बैठकों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? फोरमों के अध्यक्ष के द्वारा, या फोरम का संयोजक द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि फोरम के उपाध्यक्ष द्वारा, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फोरम के अध्यक्ष होते हैं उसके विषय में तो आप लोग जान ही चुके हैं, वो होते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इनके द्वारा तो इनकी जो स्वीकृत कार्यक्रम होते हैं बैठकों का संचालन बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो फोरम का संयोजक होता है उसके द्वारा, फोरम के संयोजक के द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों बैठकों का संचालन किया जाता है। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि किसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। ओके दोस्तों, आज की जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया और मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर दे दी हैं। कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। और दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमारे चैनल का फोटो लगा सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट आपके UPSC IAS की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है हिंदी माध्यम से तैयारी करने के लिए, तो उन लोगों का भला हो सके। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।